हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। बेसिकली ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक्सेल शीट में कि बेसिकली ये फंड कैसा है, कैसा रिटर्न दे रखा है, और मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड, इसका अगर आप देखिए लॉन्च ऑन डेट, तो लॉन्च ऑन डेट का देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में, तो 19.5 इयर्स है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुका है और कैटेगरी रिटर्न देखिए 9.5% है। और इस पर्टिकुलर फंड का 11.4 इयर्स में रिटर्न देखिए तो 19.98% का रिटर्न है। मतलब अप्रॉक्स 20% रिटर्न है। मतलब अगर मान सकते हैं कि इसने अपने कैटेगरी को 0.5% से बीट कर रखा है, तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न एकदम परफेक्ट और अच्छा खासा रिटर्न है। 20% रिटर्न बुरा रिटर्न नहीं होता है लॉन्ग रन में। और मान लीजिए आपने 1,000 रुपए तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज होता, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 3,62,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपका पैसा है वो लगभग 3.5 गुना हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टिंग की पावर बहुत ही अच्छा खासा है। 10 साल में आपका पैसा जो 3.5 गुना आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट से मतलब गुना हो जाता। अब मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट कर दिया, अपने गोल्ड पे क्या होता है, तो आपका 10 साल में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000 रुपीज में। और आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो पैसा आपका लगभग डबल हो जाता है। नहीं, डबल नहीं होता। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 40,000 रुपए कम है डबल होने से, तो इतना पैसा ज्यादा बढ़ता नहीं एज कम्पेयर टू दिस फंड। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए आपने एफडी पे किया होता, तो एफडी में आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ है, मतलब कहीं आसपास भी नहीं है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एफडी में पैसा डाल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टिंग की पावर। तो यहाँ पे अगर रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से एवरेज रिटर्न है। देखिए कैटेगरी के आसपास रिटर्न है तभी इसको एवरेज रिटर्न मान सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप मैं जब ये रिटर्न की बात करूं तो एज कम्पेयर टू मिड कैप कैटेगरी, तो मिड कैप कैटेगरी में एक एवरेज रिटर्न इसे माना जाता है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए रिस्क एवरेज है कैटेगरी के हिसाब से। मतलब आप मान सकते हैं कि इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले रखा है, इतना कम रिस्क नहीं ले रखा है। जब मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूं तो आप समझे कि मतलब ये कम रिस्की है, एवरेज रिस्की है। ये रिस्की फंड है, ये बेसिकली मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि बाकी मिड कैप कैटेगरी से ये थोड़ा एवरेज रिस्क लेके चल रहा है। ये नहीं कि आप समझे कि रिस्क टू ओवरऑल रिस्क एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करने लग जाए लार्ज कैप फंड और या फिर फ्लेक्सी कैप फंड या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड, वैसे कंपेयर मत करिए। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें, अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए है तो आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपए का मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसमें लमसम करना चाहते हो 5,000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो 5,000 रुपए है ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस फंड में थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा कि 5,000 रुपए थोड़ा ज्यादा, अगर 1,000 रुपए होते तो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहता। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। ईएम साइज की बात करें तो ईएम बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एसेट मैनेजमेंट मतलब बताता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,706 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टेड अमाउंट है इस पर्टिकुलर फंड में। और अगर आप आपको एक चीज बताऊं, तो अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होता है, तो मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, तब हमको डर रहता है कि यार मतलब वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्टेड है, बहुत ही कम अमाउंट इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। लेकिन अगर एयूएम साइज ज्यादा रहता है तो उसमें फंड मैनेजर को थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप फंड है, उसका 47,000 करोड़ रुपीज है उसमें पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड। तो बीच में क्या होता है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ गई थी, और उन्होंने जो लमसम अमाउंट है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको बंद करवा दी थी और बोलते हैं कि एसआईपी कंटिन्यू रखिए। तो ये जो चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये एक पार्शियल इफेक्ट कर रहा था, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा है कि 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, तो उसको एक परफेक्ट एयूएम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एयूएम साइज है। एयूएम साइज में मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि देखिए फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, तो आप उनको एज ए फीस कुछ कुछ परसेंटेज देते हैं।
मतलब उनको एज ए फीस देते हैं। तो यहाँ पे 0.96% तक है, 1% से नीचे है, लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूंगा कि बहुत ही हाई एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि आप देखिए 1% तक ही है, पता मान लीजिए मैं 1% से नीचे बोलता हूँ, हाँ भले ही वो क्राइटेरिया मैट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका अगर 0.5% होता है, 0.6% होता है, वो ज्यादा अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 0.96%, तो मैं ये थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो 0.5 या 1% का जो डिफरेंस आ जाता है ना, लॉन्ग रन में इसमें लाखों और करोड़ों का डिफरेंस आता है। ये मत सोचिए कि ये कम है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर सेकंड पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद प्रॉफिट बुकिंग करी तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको मतलब कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 साल पहले सेल करा तो कोई 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, जो कि मेन टॉपिक है यहाँ पे, वो है मिड कैप में इनका एलोकेशन देख सकते हैं, तो 68.82% तक का कैपिटल लग रखा है, और स्मॉल कैप में इसका 12.53% तक का कैपिटल लग रखा है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब करीब करीब 80% तक का ये रिस्क ले रखे हैं, और 17% तक का लार्ज कैप में इनका कैपिटल है, और 1.7% तक का डेप्थ में इनका कैपिटल है। तो देख पा रहे हैं कि करीब करीब इन्होंने 80% तक का रिस्क ले रखा है, और 20% तक का इन्होंने स्मॉल मतलब लार्ज कैप और डेब्ट में मतलब कैपिटल इनका इन्वेस्टेड है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब इस मामले में देखिए रिस्की फंड तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम इन्होंने रिस्क लेने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने कई सारे मिड कैप फंड देख रहे हैं जिनमें 87% तक का रिस्क ले रखा है, तो यहाँ पे 80% तक का रिस्क ले रखा है, और 20% थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी एक रिस्की फंड है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब ये मत समझिए कि कम रिस्क हो जाता है, लेकिन दूसरे कंपेयर में थोड़ा सा कम रिस्क लेके ये चलता है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में इनका 19.79% का एलोकेशन है, सेकंड में आ गया कैपिटल गुड जिसमें 14.94% का एलोकेशन है, उसके बाद सर्विसेज सर्विसेज में 8.74% का एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 8.31% का एलोकेशन है, उसके बाद केमिकल्स में 5.96% का एलोकेशन है, उसके बाद ऑटोमोबाइल में 5.86% का एलोकेशन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में 5.68% का एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 5.66% का एलोकेशन है, उसके बाद मटेरियल्स में 4.97% का एलोकेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 4.8% का एलोकेशन है, उसके कंज्यूमर स्टेपल्स में 4.44% का एलोकेशन है, उसके बाद एनर्जी में 3.89% का एलोकेशन है, उसके बाद मेटल एंड माइनिंग में 2.53% का एलोकेशन है, उसके बाद टेक्सटाइल्स में 1.72% का एलोकेशन है, और कम्युनिकेशन में 1.02% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो ऊपर के जो 5 सेक्टर है, मतलब मान लीजिए फाइनेंशियल, कैपिटल गुड, सर्विसेज, हेल्थ केयर, बस ये जो 4 सेक्टर है, ये जो 4 सेक्टर आप मान सकते हैं, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो मैं यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे और थोड़ा डाइवर्सिफाई, मतलब डाइवर्सिफाई इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता तो ज्यादा अच्छा रहता था। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 19%, 14%, 8%, 8%, फिर उसके बाद 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, तो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाई हो गया है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए इतना भी ज्यादा नहीं हो रखा है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं इसमें थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाई हो रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे दूंगा डाइवर्सिफिकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करें तो जनक किरमन जो है, जिनको एक्सपीरियंस है 13.25 इयर्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सेकंड में है संदीप मनम, 2.54 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और थर्ड पे आता है हमारा अखिल कल्लूरी, जिनको 2.23% का एक्सपीरियंस है, 2 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अब देख पा रहे हैं कि फंड मैनेजर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा खासा, कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर एक जो फंड मैनेजर है वो एक्सपीरियंस है, बाकी जो 2 फंड मैनेजर है वो अगर कम एक्सपीरियंस है तो चल जाता है, बहुत ही अच्छा खासा उसको माना जाता है। तो यहाँ पे वही उन्होंने क्राइटेरिया फॉलो किया और एकदम परफेक्ट है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। तो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 3/5 रहेगा, तो रेटिंग नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर एलोकेशन में थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाई हो रखा है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं 1000 रुपए हो सकता था, लेकिन 5000 है यहाँ पे, और 500 से जो है 100 रुपए हो सकता था, और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1% के करीब ही एक्सपेंस रेशियो है। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, और रिटर्न जो है वो आप देखेंगे दूसरे मिड कैप कैटेगरी में वो 20% के ऊपर 22-23% तक मिल रखा है उनमें रिटर्न। यहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिल रखा है, 19.98%, थोड़ा सा कम है, भले ही आप दूसरे मिड कैप कैटेगरी में देख सकते हैं, जैसे कि आपका आपका क्या कहते हैं क्वांट मिड कैप फंड हो गया, आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका
एक और फंड क्या कहते हैं उसे, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो ये जो टोटल 4 फंड है, ये 4 फंड की तरफ है, आप देख सकते हैं उनको 5/5 रेटिंग मिल रखी है और एकदम परफेक्ट उनमें एलोकेशन है, परफेक्टली। तो आप उनमें रिसर्च करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर ये फंड के बारे में देखें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अच्छा खासा फंड है, पुराना फंड भी है और एक एयूएम साइज भी ठीक-ठाक है, मतलब अब लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। तो एक फंड बुरा नहीं है इतना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसमें कई कुछ नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि, लेकिन अगर आपके पास, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट तब भी करना चाहते हैं तो आप 7 इयर्स तक का टाइम फ्रेम रखिए। 7 इयर्स तक का आपका मिनिमम होना चाहिए, 7 टू 10 इयर्स है, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी है। तो याद रखिए इसमें ज्यादा रिस्क ही रहता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और एक बात याद रखिए, आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। थैंक यू।